ओके बच्चों, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज न्यूक्लियाई। ओके, और ठीक है, तो अब तक हमने क्या कर लिया, एटम्स चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी नो व्हाट इज एन एटम। ठीक है, तो एटम की अगर हम थ्योरी को समझें और फॉलो करें तो हमारे पास क्या चीज बन के आ जाती है कि बोहर की जो थ्योरी है वो हमारे पास एटम की हाइड्रोजन एटम के लिए बिल्कुल जस्टिफाई हो जाती है, लेकिन बाकी हायर एटॉमिक नंबर्स के लिए बोहर की थ्योरी भी हमारे पास परफेक्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास डी ब्रोगली की थ्योरी भी आ चुकी है सीन के अंदर, और डी ब्रोगली की थ्योरी जो है वो मैं आपको पहले करवा चुका हूं। अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव, तो इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, तो इसलिए जो एटम के अंदर चल रहा है वो किसी को कुछ नहीं पता अभी हो क्या रहा है। पॉसिबिलिटी इज दैट मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स ओनली अ वेव। ठीक है, तो बेसिकली इट इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ वेव एंड द मैटर, दोनों के दोनों हमारे पास अब को एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो गया है। इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द बुक्स टिल नाउ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज न्यूक्लियाई। तो अब एटम तक तो हम पहुंच गए हैं, तो अब हम एटम के अंदर चलेंगे ना। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, ये बात की बात है। व्हाट इज अ न्यूक्लियाई, अब हम इसकी बात करेंगे। तो न्यूक्लियाई के अंदर जब जाते हैं तो 1932 में देयर वाज वन एक्सपेरिमेंट एंड इट वाज डन बाय चैडविक एंड वी कैन कॉल इट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी discovery of neutrons. तो ये this experiment was conducted by Chadwick in 1932 first of all. ये क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा नहीं जाएगा कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, लेकिन पीसीएस जैसे जो एग्जाम है जो आगे आने वाले हैं, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, उनमें बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं लाइक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, बोहर की थ्योरी क्या थी, रदरफोर्ड की थ्योरी क्या थी। उसमें इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो तब आपके काम आते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट चैडविक वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932। तो व्हाट ही डिड, इनके पास कुछ एक रेडिएशन आया। ठीक है, मैं आपको इसका डायग्राम बना के दे देता हूँ पूरे का पूरा, ज्यादा डिटेल में नहीं है ये। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी प्लेट है। सो दिस प्लेट इज मेड अप ऑफ बेरिलियम। ठीक है, ये वाली प्लेट, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक मटेरियल रखा विच वाज रेडियो एक्टिव, उसकी भी एक ऐसी प्लेट ही यहाँ पर रखी गई। सो दिस इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड व्हाट इज दिस, पोलोनियम। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी है। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन हिस्टोरिकली अगर सोचा जाए तो 1932 से पहले हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट हो चुका था नियरली लाइक 1898। ठीक है, उस वक्त हमारे पास ये वाले एक्सपेरिमेंट हो चुके थे 1901 के आसपास। रेडियो एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो हमें ये पता था कि देयर आर सम मटेरियल्स जहां से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस निकलती हैं। तो हमने पोलोनियम यहाँ पर रखा और इसको हमने इसके ऊपर बम्बार्ड किया। सो नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, यहाँ पर एक स्लैब और इन्होंने रखी, आई डोंट नो कि इनको इतने आइडियाज आते कहाँ से हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पैराफिन स्लैब। व्हाट इज पैराफिन, पैराफिन क्या होता है पता है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कार्बन कंपाउंड ਹੁੰਦਾ ਜੀ। यस कार्बन कंपाउंड, पैराफिन्स। तो वो कार्बन कंपाउंड जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो वहां पर रखा गया। तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल
आए इसके बेरिलियम के ऊपर, सो एट दैट टाइम ही फाउंड कि यहाँ से प्रोटॉन इन्होंने कैप्चर कर लिए यहाँ से। तो यहाँ से इन्होंने देखा कि प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। तो बड़ी बात ये थी कि ये प्रोटॉन जो हैं ये यहाँ पर कैसे आ गए, और इसके आगे इन्होंने प्रोटॉन डिटेक्टर लगाया हुआ था, एंड देयर दे कुड डिटेक्ट दैट द प्रोटॉन्स आर एक्चुअली कमिंग टुवर्ड्स देम। तो ये था हमारे पास प्रोटॉन डिटेक्टर। प्रोटॉन डिटेक्टर, ओके। तो अब प्रोटॉन डिटेक्टर ने प्रोटॉन डिटेक्ट कर लिए कि यहाँ पर प्रोटॉन्स आ रहे हैं, बट दी प्रॉब्लम वाज कि भाई अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है और गामा भी पता है हमें, लेकिन ये प्रोटॉन की जो रेज हैं इनके बारे में तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ। अगर यहाँ से पोलोनियम से रेडियो एक्टिविटी होगी तो अल्फा निकलेगा या गामा निकलेगा या बीटा निकलेगा। अल्फा होता है हीलियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, और बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और गामा क्या होता है, जस्ट एनर्जी, इलेक्ट्रिक वेव्स। तो ये क्या चीज आ गई, ये प्रोटॉन कैसे यहाँ से आने लग गए। सो एट दैट टाइम दे फाउंड कि यहाँ से जब अल्फा निकला तो इसके रीजन के बीच में भी तो कुछ होगा। सो दे कुड फाइंड आउट एट दैट टाइम दैट यहाँ पे हमें कुछ एक नए टाइप का मटेरियल मिल रहा है, एंड दिस न्यू टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज बीइंग रेडिएटेड हियर इन दिस रीजन, ये बिल्कुल डिफरेंट है। और ना तो ये क्या है ना, इलेक्ट्रिक जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सो व्हाट दे फाउंड, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इन दिस एक्सपेरिमेंट Chadwick found a new kind of radiations, a new kind of radiation यहाँ पर पाया गया, which shows no deflection, which shows no deflection in electric और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में इनकी तरफ से कोई भी वेरिएशन नहीं होती। इसका मतलब ये था कि जो मैं यहाँ पर ब्लू कलर में क्रिएट कर रहा हूँ, दीज आर दी पार्टिकल्स विच आर न्यूट्रल। तो यहाँ से पता चल गया कि यार ये रेडिएशन तो आ रही है, सो द रेडिएशन must be comprising of neutral particles, ठीक है, and which were later known as न्यूट्रॉन्स। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर एक पार्टिकल आना चाहिए जो कि न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो इनकी जो केमिकल रिएक्शंस आती हैं वो ये है, ये रहा मेरे पास अल्फा पार्टिकल हीलियम 42, ठीक है, प्लस द बेरिलियम। अब अल्फा बेसिकली क्या चीज है, देखो 2+ है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेसिकली इट इज जस्ट अ न्यूक्लियस। सो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का रिएक्शन लिख रहा हूँ। इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट आई एम राइटिंग ऑन योर स्क्रीन। हीलियम का न्यूक्लियस और बेरिलियम के न्यूक्लियस का अटैक होता है, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, और मेरे पास क्या बनता है, कार्बन बन जाता है 12, 6 कार्बन हो गया, प्लस इसमें मेरे पास आता है ये। सो दिस इज द न्यू मटेरियल जिसकी हमने डिस्कवरी की, एंड बाय बैलेंसिंग दिस न्यूक्लियर इक्वेशन we found that neutron should have the mass which is equal to proton, but it does not have a charge। तो एटॉमिक नंबर में इसका कोई भी योगदान नहीं है, लेकिन एटॉमिक मास में इसका योगदान होगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये आ गया। now न्यूट्रॉन इज फाउंड टू बी अनस्टेबल। तो इन्होंने बोला कि न्यूट्रॉन आगे कैसे ब्रेक हो गया, यहाँ पर जो प्रोटॉन में ब्रेक हुआ ये क्या हुआ, तो न्यूट्रॉन इज एक्चुअली अनस्टेबल, और न्यूट्रॉन हमारा ब्रेक हो जाता है एक प्रोटॉन में, प्लस
ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन में प्लस एंटी न्यूट्रिनो एंड प्लस सम हीट। तो ये सारे का सारा न्यूट्रॉन का रिएक्शन है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन हमारा ब्रेक हो गया, चार्ज देखो पहले भी न्यूट्रल था अब भी न्यूट्रल है। जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हमने पढ़ा था तो उस वक्त मैंने आपको एग्जांपल दिया था एनिहिलेशन का, एनिहिलेशन और न्यूट्रॉन के ब्रेकेज का भी, कि अगर न्यूट्रॉन ब्रेक होगा तो इट इज गेटिंग ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ प्रोटॉन एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन। Proton is +1, electron is -1, total charge is not created, so total charge before the reaction and after the reaction is completely same। यहाँ पर मेरे पास आया एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो दिस इज ऑल्सो अ पार्टिकल। एंटी न्यूट्रिनो क्यों बोला गया? क्योंकि जब न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ तो उसका जन्म हुआ, तो इट इज एंटी न्यूट्रिनो, सब नथिंग मोर देन दैट। Q इज हीट। तो ये मेरे पास रिएक्शन हो गए और यहाँ से मुझे चैडविक के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं न्यूट्रॉन भी होते हैं, यहां से हमें ये बात पता चल गई। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन हम बाद में करेंगे, पहले हम कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस करते हैं। डॉक्ट्रिन की प्रॉपर्टीज में तो कुछ है नहीं है, सारी चीजें वही सेम ही है। एनीवेज, तो अब इन्होंने बोला कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंटेन्स not only protons but also न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ भी चीज हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। सर वैसे ਇਹ चीज ਦਾ पता ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ न्यूट्रॉन प्रोटॉन ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? नहीं तो न्यूक्लियस के अंदर तो होंगी ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ये तो हमें पहले से पता चल गया क्योंकि सारे का सारा चार्ज था। रदरफोर्ड की थ्योरी थी, बोहर की थ्योरी थी, लेकिन एट दैट टाइम देवर साइलेंट अबाउट द न्यूट्रॉन। और चैडविक के बाद हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होने चाहिए, तो वो इकट्ठे होंगे। नहीं समझ में आई बात? देखो अब जो मेरे पास ये कार्बन बन गया, ये इसको हम क्या कहते हैं? ये तो मेरे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया ना। न्यूक्लियर रिएक्शन का क्या मतलब है? न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है कि आपके न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर जब हीलियम और ये इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की टक्कर हुई तो मेरे पास कार्बन बन गया। सोचा जाए तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, यहाँ मैं गोल्ड का एक्सपेरिमेंट हमने किया था, वो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, सोच के देखो क्या आपका अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ टकरा नहीं रहा था? टकरा तो रहा ही था ना। हो सकता है वहां पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शन होता, बट नहीं हुआ क्योंकि गोल्ड इज अ वेरी स्टेबल न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं गोल्ड की जगह कोई और मटेरियल ले लूं, जैसे कि मैंने बेरिलियम ले लिया, तो पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस रिएक्ट कर जाएगा। इज इट और नॉट? वो रिएक्ट कर गए एंड ही फाउंड कि मेरे पास एक नया न्यूक्लियस बन गया यार, मैंने यहाँ पे बेरिलियम की मेटल की रॉड रखी और बाद में वो कार्बन बन गया। अब सोच के देखो, घर में आपके एल्यूमिनियम लगा हुआ है, एक इस तरह की बारिश हो, मौसम थोड़ा सा खराब हो के वो कार्बन बन जाए, यू विल फील लाइक अरे ये क्या हो गया। सो दैट इज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये बेरिलियम है जिसने अपने आप को कार्बन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन था। हेंस न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो एटॉमिक नंबर मेरे पास इट इज डिनोटेड बाय Z एंड इट इज इक्वल टू number of protons in a nucleus, and this is equal to the number of electrons
revolving, not rotating, revolving around it. लेकिन फिर भी हम एटॉमिक नंबर को हमेशा डिफाइन करते हैं प्रोटॉन से. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बट because atom is neutral, number of electrons is same. So what about atomic mass? Atomic mass is A. अब ये भी आपको पता ही है. So it is the total number of nucleons, मतलब protons plus number of neutrons. For many elements, number of proton is equal to number of neutron, but in many cases number of neutrons are always more than number of proton. ठीक है. हाँ, लेकिन ऐसा केस कभी नहीं होता कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर लेसर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर लेसर देन द प्रोटॉन. ये कभी नहीं होता. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. इसके पीछे भी रीजन दिया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो उसका रीजन ये होता है कि एटम की स्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. जैसे जैसे आपका एटम बड़ा होता जाता है, वो अनस्टेबल होता जाता है, तो उसमें हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा चाहिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए. तो ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे तो आपका एटम इंटैक्ट रहेगा, अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये आ जाता है मेरे पास एटॉमिक मास. तो अब इनके बारे में पता है आपको सब कुछ, इसका मास क्या है, चार्ज क्या है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ. ठीक है. सो व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, ये भी आपको पता है. एटॉमिक नंबर केमिस्ट्री में सब पढ़ा हुआ है आपने. ठीक है. सो नाउ वी आर स्टडिंग ओके. तो नेक्स्ट इज कुछ मटेरियल्स जो आप जानते ही हो, लाइक आइसोटोन्स, आइसोटोप. सबसे पहले हमने पढ़े आइसोटोप्स. व्हाट आर आइसोटोप्स? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. एग्जाम्पल इज लिथियम. तो लिथियम का या 3 और या 6, 9 के 7 बस 7. एंड हाइड्रोजन इज अ बिग एग्जांपल ऑफ इट. हाइड्रोजन 1 1, फिर ड्यूटेरियम 2 1, फिर ट्रिटियम इज 3 1. दिस इज 3 काइंड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोज आर फाउंड हियर. ठीक है. तो गोल्ड हैज 32 आइसोटोप्स, ये नोट करने वाली बात है. ठीक है ना. 173 एटॉमिक मास से लेकर 204 इतना बड़ा नंबर है गोल्ड का. सो गोल्ड का एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर इज सेम फॉर ऑल. ठीक है. तो ये हो गए मेरे पास आइसोटोप. इसके बाद क्या होते हैं? आइसोबार्स. नाउ व्हाट आर आइसोबार्स? सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर. अब डिफरेंट एटॉमिक नंबर का मतलब है एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए. तो अलग अलग एलिमेंट होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं. तो एलिमेंट अलग अलग होंगे और उनका एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा. तो 2 अलग अलग एलिमेंट की बात होगी. सो सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल आ गया क्लोरीन का. 17 एटॉमिक नंबर एंड 37 इज द एटॉमिक मास. और मैं बात कर सकता हूँ सल्फर की. एटॉमिक नंबर इज 16, तो मास उसका सेम हो गया. इसके पास 1-2 एग्जांपल्स आपने याद कर लेने हैं. और ये ऐसे कैसे आ जाते हैं, कई बार ना लिखने के लिए आ जाते हैं. 1-2 नंबर की डेफिनेशन आ गई. 20 40 एंड आर्गन एटॉमिक मास 40 और एटॉमिक नंबर इज 18. तो ये हो गया आइसोबार. सो नाउ व्हाट आर आइसोटोन्स? हाँ भाई, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. बिल्कुल सही बात है.
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, so they will be called आइसोटोन। तो इनका मास भी अलग अलग हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन इनका जो माइनस करते हैं हम, जो ये 20 आ गया, ये सेम होना चाहिए, लाइक 39। ठीक है, these are isotones as both contain the same number of neutrons. The number of neutron is 37 minus 17 is equal to 20। ठीक है जी। अच्छा, आइसोमर्स भी होते हैं यहाँ पे। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमर्स नहीं है, उसमें क्या होता है, उसमें तो शेप अलग अलग होती है ना, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता। यहाँ पर क्या है, सेम चीज है, दे आर द न्यूक्लियर विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। इन डिफरेंट, अब यहां पर ध्यान से देखना, ये जो एनर्जी स्टेट लिखी है मैंने, ये बोहर वाली नहीं है, इट इज अबाउट द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास प्रोटॉन्स के लिए वो होते हैं, एनर्जी शेल्स, एनर्जी वो होते हैं, जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को अप डाउन कर सकता है और वो स्पेक्ट्रम क्रिएट कर सकता है, उसी प्रकार विद इन द न्यूक्लियस भी ट्रांजिशंस होते हैं। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशंस ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। पहली बात तो आप ये याद रखनी है, ठीक है ना, विद इन द न्यूक्लियस। और यहाँ पर कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, जब ये वाला ट्रांजिशन होता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होएगी, कोई ना कोई एनर्जी तो रिलीज होगी ना, या एनर्जी गेन होगी। सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड गामा रेज। तो जब कोई प्रोटॉन अपनी एनर्जी स्टेट लोअर करता है विद इन द न्यूक्लियस, तब गामा रेज इमिट होती हैं। मतलब गामा रेज इमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की औकात नहीं है गामा रेज को प्रोड्यूस करना। तो मैंने आपको बताया ये लाइमन बाल्मर क्वेश्चन, उसमें अगर सबसे छोटी देखी जाए तो यूवी रेज है। तो यूवी रेज के आगे हमारे पास दो रेज बन जाती हैं, एक्स रेज और गामा रेज। वो कहां से निकलेंगी, ठीक है ना, तो गामा रेज निकलती हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर से, एक्स रेज निकलती हैं कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं उनके इंटरनल लाइमन सीरीज में एक्स रेज निकलने लगती हैं, यूवी रेज की जगह पे एक्स रेज आ जाती हैं। तो वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट गामा रेज हमेशा ही न्यूक्लियस से निकलती हैं, वो अदरवाइज नहीं निकल पाती। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ गामास। ओके जी, यहां तक तो हमारे पास हो गया। चलो, आज का टॉपिक तो हमारा ज्यादातर न्यूक्लियस के बारे में ही है, व्हाट इज न्यूक्लियस, वही उसी सर से मैजन का मैसेज आया ही, लाइट चली गई। चलो बहुत बढ़िया, लाइट चलेगी तो एंजॉय करो। ठीक है, तो अब देखो, अब कुछ यूनिट्स हैं जो एटॉमिक यूनिट्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये कौन कौन से एटॉमिक यूनिट्स हैं, सबसे पहला तो होता है AMU। सो दिस इज that time we study a type of units which are called practical units। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है कि अब यार, अगर मैं अपनी हाइट बताने वाला हूं तो मैं अपनी हाइट किस में बताऊंगा, मैं अपनी हाइट फुट में बताऊंगा, इंचेस में बताऊंगा, सेंटीमीटर्स में बताऊंगा, किलोमीटर्स में तो नहीं ना बताऊंगा। उसी प्रकार हमारे पास अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का लोगे, अगर मैं मास की बात करता हूं, सो लेट अस से व्हाट इज द मास ऑफ ए प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखें तो 1.6 मास ऑफ प्रोटॉन 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट सेम है, 6749 हो जाता है, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है। दिस इज द थिंग। अब देखो, आप मुझसे ये भी सवाल पूछ सकते हो कि सर आप केजीज में क्यों बता रहे हो,
आप अपनी हाइट किलोमीटर्स में बताते हो क्या? नहीं। तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास हम केजीज में क्यों बताएं? सो इट इज बेटर इफ वी डिफाइन अ यूनिट विच इज वेरी स्मॉल, और मैं इनको मतलब इंटेग्रल वैल्यूज में काउंट कर सकूं, लाइक 8 9 10, इस तरह से मैं आपके पास बात कर सकूं, 1 AMU, इस तरह से मैं बात कर सकूं। तो वैसा हमें एक नया यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए एक यूनिट क्रिएट किया एंड द डेफिनेशन वाज 1 AMU. So this is defined as 1/12 of the actual mass of carbon 12 atom. C12 एटम, ठीक है। कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन मैं C12 की बात कर रहा हूँ, C14 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 1/12 इंटू कुछ यहाँ पर एक वैल्यू बन जाती है, ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ। अब जैसे ये बना दिया, अब देखो ये जो C12 का एक्चुअल मास है, तो इसको आपने 12 नहीं लेना, आपने कहीं सोच लो कि यार इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होगा 12, तो ये 12 हो गया और 12 को आपने 12 पे डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया आंसर। ऐसा नहीं है। 1 AMU का मतलब है कि आपके एक्चुअल मास जो कार्बन का एक्चुअल में केजीज में वेट होगा, उसके अंदर कितना है, उसके अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। और मैं ये बात मान के चलूंगा कि यार चलो एवरेज ले लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैंने सेम मान लिया, अगर मैं उनको सेम मानता हूं तो 12 न्यूक्लियन हो गए, तो मैंने 12 पर डिवाइड किया तो मेरे पास एक न्यूक्लियन का एवरेज वेट आ गया। सो एवरेज वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन विल बी इक्वल टू 1 AMU। कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना। तो मैंने एक्चुअल मास कार्बन 12 का लिया, उसको 12 पे डिवाइड करके 1 AMU यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो मेरे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन आ गया वो कितना आ रहा है? ऑब्वियसली 1 तो आएगा ही आएगा, 1.0073 AMU to be very exact, and mass of neutron is coming out to be 1.0086 AMU। तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ गया, ऑब्वियसली 1 ही आना था अप्रोक्सीमेटली जब मैं 12 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ गया मेरे पास। तो अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड करूं तो वो बहुत ज्यादा कम आएगा, 0.005 AMU। तो आप देख सकते हो कि 4 डिजिट तक ही मैंने सारे के सारे लिए हैं, डेसिमल तक, तो ये 86 टाइम्स है और ये 5 टाइम्स है 1 का, आप क्यों लगा दो, ठीक है ना। देयर इज अ बिग गैप बिटवीन दीज टू। तो ये हो गए मेरे पास मास का यूनिट। बच्चों ये समझ में आ गया हमने ये क्यों बनाए और इसका मतलब क्या है, बताओ, इज इट क्लियर? अभी एवरीबॉडी डन? आगे चलूं? हाँ जी सर। इसके बाद मेरे पास एक और यूनिट आता है जिसको हम लिखते हैं ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के कारण। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी यही फिलॉसफी है कि यार जाउल्स इज अ वेरी बिग यूनिट। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो जाउल बहुत ही ज्यादा बड़ा यूनिट है, उसका हमें कोई फायदा नहीं है, कोई छोटा यूनिट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द काइनेटिक एनर्जी gained by 1 electron when it is accelerated by 1 volt potential difference। यूनिट को डिफाइन करने की बड़ी चालाकी वाली बात है ये, 1 EV, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 EV हो जाएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट है तो भी 2 EV होगा। इस बात को आपने याद रखना है। 2 electrons multiplied by 1 volt, the total energy gained by 2 electrons will be equal to the energy gained by 1 electron if it was accelerated by 2 volts। तो ये होता है मेरे पास 1 EV and it is found to be equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये आ गया मेरे पास चार्ज। तो इसमें मेरे पास ज़्यादा काम की चीज़ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁶ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻13।
इज इट क्लियर? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है तो उसको मेगा कर देते हैं, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। तो अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपकी बुक में गिवन है, वो भी मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन EMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों का रिलेशन, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आइंस्टीन ने हमें ये वाली इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू mc²। तो उन्होंने बोल दिया कि चलो यार, अब हमने E इज इक्वल टू mc² अब फार्मूला बना लिया, तो उसमें भी हम जाउल और केजीज में काम थोड़ा ना करेंगे, उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी और जो मेरे पास मास है वो AMU में होगा। तो वहां से मुझे एक बड़ा अच्छा मिलना चाहिए, मतलब व्हाट विल बी द एनर्जी दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 AMU, अगर मैं उस 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी तो मुझे फाइंड ही करनी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 AMU एंड मल्टीप्लाई बाय c²। तो c² विल बी 3 इंटू 10⁻⁸ की स्क्वायर। ठीक है, तो 1 AMU को अब मैं केजीज में यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, 1 AMU की, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन है, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ c है, c²। सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू मेगा EV। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल जाती है कि 1 AMU if converted into energy that will be equal to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चे आपके लिए। देखो, अभी तक इस चैप्टर में जब से हमने शुरू किया है कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, पहली बात जो आपको पता नहीं थी, और दूसरी बात जिनका कोई आगे जाके बहुत ज्यादा यूज आएगा, ऐसी कोई ज्यादा चीज नहीं थी। बट ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आगे आपको क्वेश्चन आएंगे कि इतना मास है जी और वो कितनी एनर्जी देगा, ये वो करके। तो एट दैट टाइम हमें या तो ये सारे का सारा डेरिवेशन दोबारा करना पड़ेगा, और या फिर आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो अगर आपको डायरेक्ट गिवन है कि 10 AMU कितनी एनर्जी देगा, तो या तो आपको AMU को पहले जाउल्स में कन्वर्ट करके, केजी में कन्वर्ट करके जाउल्स में कन्वर्ट करो, ये वो, या फिर सीधी सी बात है 931 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 9310 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स इट। तो ये बना बनाया फार्मूला आपके बड़ी काम आता है। 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों कोई डाउट? चलो जी, अब न्यूक्लियर का जो साइज है वो एस्टिमेट करेंगे। बोहर की थ्योरी और रदरफोर्ड की जो थ्योरी है, रदरफोर्ड की थ्योरी में हमने एक किया था द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो दैट वाज वन ऑफ द अटेम्प्ट्स टू फाइंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बट साइज ऑफ द न्यूक्लियस तो हमें कभी भी नहीं पता चला कि वो कितना था, लेकिन हमें ये बात पता चल गई कि इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15, या उससे कम ही होगा। 10⁻16 हो सकता है, लेकिन -14 नहीं हो सकता। बट स्टिल हमारे पास इसका कोई भी साइज की वो नहीं है। दूसरी चीज, दैट वाज पर्टिकुलरली अबाउट द वन न्यूक्लियस, जिसमें आपने ZE करके आपने हाइड्रोजन की वैल्यू पुट की Z की जगह पे, तो आपके पास वो वैल्यू निकलती है। लेकिन अगर मैं मान लो हाइड्रोजन यूज नहीं करता हूँ, गोल्ड यूज करता हूँ, यूरेनियम यूज करता हूँ, तो यूरेनियम बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 235, इट्स अ वेरी बिग एटम। लेकिन हाइड्रोजन की बात करो तो इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। तो मतलब द साइज ऑफ दिस शुड बी 200 टाइम्स द हाइड्रोजन साइज ऑफ द हाइड्रोजन। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए जो एटॉमिक नंबर के साथ में हमारे साइज को रिलेट करता हो, उसको हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने ये बात बोल दिया, हमने पहली असम्पशन लगा ली कि इट इज स्फेरिकल। that nucleus is spherical। अगर न्यूक्लियस हमारे पास स्फेरिकल है तो ऑब्वियसली उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 4/3 पाई will be directly proportional to the atomic mass of the nucleus।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सारे के सारे उसमें आएंगे। यहां से मैं फाइंड कर लेता हूं आर, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, और मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा। तो यहां से मुझे पक्के तौर पे ये वाली वैल्यू तो बन ही जाएगी, R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 रेज टू पावर 1/3, कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट। मेरे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। अब इसमें अगर मैं किसी एक एटॉमिक नंबर और एक रेडियस की बात करूं, जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो उसका मुझे एटॉमिक मास भी पता है और रेडियस भी पता है, बिकॉज इट इज हैविंग ओनली वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मैं अगर मेरे को रेडियस पता है तो मैं वहां पर उसकी रेडियस की वैल्यू पुट करके मैं यहाँ पर वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, एंड फ्रॉम दिस आई विल क्रिएट द फॉर्मूला, और मुझे यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है फिर R0 is given by 1/1.2 फर्मी मीटर। ठीक है ना। तो एक तो ये चीज होगी, इसमें तो आपको कंपैरिजन के लिए आ जाएगा, वैल्यूज आपने पुट करनी है और निकाल देना आंसर। अदरवाइज मेरे पास ये एक फॉर्मूला बन गया और यहाँ पर मेरे पास 1.2 फर्मी मीटर इसकी वैल्यू आ जाती है। किसी भी एटम पर इसको आप अप्लाई कर सकते हो, हाइड्रोजन पे या किसी पे भी, एंड देन यू कैन फाइंड व्हाट विल बी द रेडियस। बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एंड ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बोर्ड के एग्जाम में बहुत चीजें आती हैं और मल्टीपल्स में भी आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, इट्स वेरी सिंपल थिंग। इसके बाद चलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की तरफ। न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर डेंसिटी हम फाइंड करेंगे कि भी आपका कितना मास होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो इसको हमने बनाया न्यूक्लियर डेंसिटी। टोटल मास बाय, सो व्हाट विल बी द टोटल मास। तो हमने बोला कि टोटल मास होगा भी मास ऑफ द प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, दोनों का सेम ही ले लेते हैं, और ए पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एटॉमिक मास, तो दिस इज द टोटल मास केजीज में आ गया मेरे पास। तो मुझे इससे ज्यादा रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम को लिखूंगा 4/3 पाई, तो इसको मैं फर्दर आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा R0 की क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 था, तो ये ए आ जाएगा यहाँ पे। बच्चों मैंने यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, ये वाली, तो इसकी क्यूब कर दी तो R0 क्यूब हो गया और ए की पावर 1 हो गई। अब यहाँ से मेरे पास एटॉमिक मास का तो टर्म ही कैंसिल हो गया। तो m क्या है, स्मॉल m, m स्मॉल m है मास ऑफ द न्यूक्लियन, और ये बन गया मेरे पास 4/3 पाई आर R0 क्यूब, विच इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो दिस इज ए कॉन्स्टेंट। तो मेरे पास न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू आ जाती है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, विच इज वेरी 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 हाई। तो मुझे न्यूक्लियर डेंसिटी आ गई। यहां से मैं दो पॉइंट्स नोट करता हूं, पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर 1, डेंसिटी इज वेरी हाई, very high. It is even comparable to black hole. वैसे तो ब्लैक होल की डेंसिटी इससे भी ज्यादा होती है, 10⁻24 तक होती है, लेकिन 10⁻17 भी कोई छोटा मोटा ब्लैक होल नहीं बना। ये वो ब्लैक होल होगा जो बिल्कुल ब्लैक होल बनने की कगार पर ही है, और इट इज मूविंग इनटू दैट वे, क्योंकि इतनी डेंसिटी किसी भी चीज की नहीं होती। तो अगर ये ब्लैक होल की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, तो एक बड़ा हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सो व्हाई द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग इज स्टेबल। क्योंकि ब्लैक होल जो है उसकी तो डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि उसकी ग्रेविटी बहुत जबरदस्त हो जाती है, जिसके कारण वो सारे के सारे
मास को इतनी जबरदस्त ग्रेविटेशन अट्रैक्शन पुल होता है कि वो सारे मास को खा जाता है, तो वहां पर लाइट भी बेंड हो जाती है। फोटोन का मास भी इतना है, इतना होता है उसके लिए कि वो बिल्कुल ऐसे करके लाइट गिर जाती है mg। तो द वेट ऑफ द लाइट इज ऑल्सो परमिसिबल एट दैट पॉइंट, ब्लैक होल। तो अगर ऐसा है और न्यूक्लियर डेंसिटी की इतनी ज्यादा डेंसिटी है, तो वाई द थिंग्स आर नॉट अनस्टेबल। तो मैं इसमें अभी लिख कुछ नहीं रहा हूँ, इसमें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बताना है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। वाई? बिकॉज एक्चुअली में अगर आप मास की बात करो तो मास किसके पास ज्यादा है? तो मास ब्लैक होल के पास ज्यादा है। ब्लैक होल के पास अर्थ जितना मास होता है, एक प्लैनेट का मास होता है, लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी बेशक उतनी है, लेकिन न्यूक्लियस का मास कितना है इन केजीज, दैट इज वेरी वेरी लो व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ एनी अदर प्लैनेट। तो हम अगर ये इमेजिन करें कि यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन न्यूक्लियस रखा या यूरेनियम का न्यूक्लियस रखा और उसके इर्द गिर्द पे प्लूटो जैसा प्लैनेट घूमेगा या अर्थ घूमने लगेगी या सन घूमने लगेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज मास बहुत कम है। ठीक है ना? मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी लेस। तो उसको ज्योग्राफिकल जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल हम चीजें करते हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड, उसमें हम कभी भी रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सिर्फ इतना लिख देता हूं, मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लो when compared with planets। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि ब्लैक होल वाली जो थ्योरी है वो यहां पर नहीं अप्लाई होती। हम सोचते हैं डेंसिटी तो ब्लैक होल जितनी ही है। दूसरा पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। is constant and same for all nucleus। सारे न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी बिल्कुल सेम रहेगी। मतलब चाहे आप हाइड्रोजन की बात करो या फिर आप यूरेनियम की बात कर लो, दोनों के केसेस में ही आपके पास डेंसिटी सेम है। अब ये कैसे हो सकता है डेंसिटी सेम है? अगर डेंसिटी सेम है तो मैं क्लियर कह सकता हूँ कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो आई विल नॉट बी रॉन्ग इफ आई से दैट जो आपके पास न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, डेफिनेटली दे आर पार्टिकल्स। अगर वो पार्टिकल्स हैं तो ही ये वाली चीज हमारे पास आ सकती है कि जितने इन सब का साइज सेम है, डेंसिटी सेम है, मास सेम है, तो जितने जैसे जैसे मैं इनको ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल बनता जाएगा। जैसे जैसे ये ऐड होती जाएंगी इसका साइज बढ़ता जाएगा। तो डेफिनेटली दे आर लाइक पार्टिकल्स। अब कल डी ब्रॉगली भाई साहब फिर से आ जाएं और बोलते हैं कि नहीं जी ये भी वेव होती है, इट्स अ सेपरेट केस, बट ये पार्टिकल तो है ही, डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात अलग है, लेकिन दे आर पार्टिकल्स, ये बात तो क्लियर है। तो ये मेरे पास एक दूसरी चीज है नोट करने वाली, दैट द डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियस इज सेम। तो इससे ऐसा लगता है कि हाई नोट बोथ शुड बी द पार्टिकल्स। चलो, सो दीज आर द टू ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी कैन मेक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। तो ये भी हो गया। तो इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपने खुद स्टडी करना है, इट्स नॉट दैट वेरी बिग। न्यूट्रॉन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन का चार्ज और ये सब, न्यूट्रॉन अनस्टेबल रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ठीक है, दे कैन इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन मैनी एलिमेंट्स, वो बाद में देखते हैं। चलो जी बच्चे, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता सकते हो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। सर 4 बजे जी मनदीप सर की क्लास है। अरे यार, तो अभी टाइम कितना हो गया? 4 बज गए। चलो ठीक है, 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। चलो, बाकी बची हुई जो हमारी क्लास है वो हम करते हैं कल, ठीक है। और आज के बाद बच्चों आपकी क्लास 3 से 4 होगी, ठीक है ना। जिनकी 2:30 बजे से 3:30 थी उनकी 3 से 4 हो जाएगी क्लास। और माधवन और लक्ष्य की क्लास होगी मॉर्निंग में 10:30 से 11:30। कल सर 10:30 से कंटिन्यू करना है ना? हाँ 10:30। ठीक है सर। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
नो डाउट्स? नो